हम्म। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है इस नए कार्यक्रम में। और मैं निखिल सबलानिया, नई दिल्ली से। मेरे साथ हैं माननीय रमेश भंगी जी। सर, जय भीम। जय भीम, जय भीम, जय भीम। मैं दर्शकों को बताता हूं कि मैंने अभी सर से बोला कि मैं आपके पीछे पड़ जाता हूं, और मैंने साथ में ये भी कहा कि आप पीछे पड़ने लायक हैं। बहुत कम लोग हैं जो कि निस्वार्थ भाव से आकर समाज को कुछ देना चाहते हैं। उनमें से एक माननीय रमेश भंगी जी हैं। हमारी कोई संस्था नहीं है, हमारी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, यहाँ कोई मंच नहीं है, यहाँ कोई धन नहीं है। बिल्कुल निस्वार्थ भाव से आकर यहाँ पर जो भी लोग आते हैं उनमें से एक है माननीय रमेश भंगी जी। यह सेवानिवृत्त है, इनका परिवार है, काफी कार्य होते हैं करने के, लेकिन फिर भी अध्ययन करना और समाज के लिए समय निकालना, ये सीख सबको लेनी चाहिए। और यही हमारा आज का विषय है। मैंने इससे पहले एक नहीं, कार्यक्रम। बिल्कुल। मैं ये जो आपने बताया ना कि अध्ययन करते हैं, मैंने 26 तारीख को एक किताब लेके आया दरियागंज से। वो 27 तारीख को वो सुबह शुरू की हमने 4 बजे, और दोपहर बाद 3 बजे तक खत्म कर दी। 150 182 पेज की किताब है। बहुत बढ़िया लगी किताब। और अभी भी मैं मतलब 20 25 पन्ने पर डे पढ़ता हूँ किताब के, वो डेली। तो जी। यही ऐड करना था मुझे। यहाँ तो 20 से 25 करोड़ जनसंख्या है। अगर मैं खाली शेड्यूल कास्ट की बात करूं, शेड्यूल ट्राइब ओबीसी हटा दूं और बाकी हिंदू हटा दूं, 20 से 25 पृष्ठ रोज पढ़ना। और सोचिए कि दारू की दुकान पे जाकर लाइन लगाना, पैसा भी देना और समय बर्बाद कर देना। इसका एक कारण मैं ये भी मानता हूं कि लोगों की जो सोच है ना, वो सिर्फ कमाई तक सीमित रह गई है। उनमें से ये विश्वास खत्म हो गया है नेताओं को देखते हुए कि हम कुछ बदलाव कर सकते हैं। लेकिन अगर वो ऐसा ही सोचेंगे, अपने मन के दिए को ऐसे बुझा देंगे, तो वो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए आज का कार्यक्रम है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने जब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ये जो शेड्यूल कास्ट में जातियां आती हैं, वाल्मीकि, जाटव, धोबी, रैगर, खटीक, कोली, डोम, जिसे शिल्पकार बोलते हैं, 1300 के आसपास जो जातियां आती है, जब इनकी नींव रखी, उस समय साइमन कमीशन आ चुका था, उसके बाद इसकी नींव रखी गई। उस समय जब वो इंग्लैंड से वापस आए, लंदन से साइमन कमीशन जाकर, तो 24 डब्बे किताबों के भरकर लेकर आए लंदन से। आज यदि शेड्यूल कास्ट के लोगों की बात करूं, वो जाते हैं लंदन से, अगर लंदन जाएंगे तो क्या खरीद के लाएंगे? वो शायद 24 किताबें भी नहीं लेकर आएंगे। तो जो लोग अपने मन के दिए एकदम बुझाकर बैठ गए हैं, जिन्होंने शराब को या खाली एंटरटेनमेंट को अपना जरिया बना लिया है, आज वे लोग इस बात पे ध्यान दें कि जिस दिन, यानी कि 8 अगस्त 1930 को शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना हुई, उससे पहले अगर आज के संदर्भ में एस सी एस टी ओबीसी मिला दे, तो सिर्फ एक सीट उस समय की ब्रिटिश सरकार की जो सेंट्रल गवर्नमेंट चलती थी भारत में, इंडिया में, मतलब पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत और शायद थाईलैंड, म्यांमार का मुझे नहीं पता, पर इन देशों को मिला दे जो उस समय इंडिया था, तो सिर्फ एक सीट थी, वो भी नॉमिनेशन से थी। तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने इस फेडरेशन की जो मीटिंग हुई, पहला अधिवेशन हुआ, उसमें कह दिया कि भैया,
हमें नॉमिनेशन नहीं चाहिए, क्योंकि नॉमिनेशन जिसका होगा उसकी ताकत नहीं रहेगी। दूसरा उन्होंने कह दिया हमें अडल्ट फ्रेंचाइजी चाहिए, यानी एक आदमी एक वोट चाहिए। ये सारी ताकत सिर्फ शेड्यूल कास्ट को नहीं मिली, ये शेड्यूल ट्राइब को भी मिली, ये अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी मिली, और ये महिलाओं को भी ताकत मिली। इस वोट का अधिकार सिर्फ ये नहीं होता कि एक दिन जाके दे दो, इसके लिए आपको रोज अखबार पढ़ना होता है, पुस्तकें पढ़नी होती है, विद्वानों के साथ समय बिताना होता है। जब डॉक्टर अंबेडकर जी वापस लौटे लंदन से, तो 10,000 लोग उपस्थित थे उनका स्वागत करने के लिए। यदि वो किसी स्टेशन पे जाते थे तो 3 से 5 5 हजार लोगों की भीड़ होती थी। ये वो लोग थे उस समय जो 4 आने, 8 आने, 1 आने, 2 आने इकट्ठे करके भी 5 5 सौ रुपए बाबा साहेब जी को देते थे। ये वो लोग थे जो बाबा साहेब जी के साथ अखबार चलाते थे। ये वो लोग थे जब कम संसाधनों में भी बाबा साहेब जी का पूरा सहयोग करते थे और बौद्धिक विचारों पे काम कर रहे थे। पर आज का समाज इतने संसाधन, धन संपन्न होने के बावजूद भी वैसा नहीं कर पा रहा है। और दूसरी चिंता की जो लीडरशिप जारी है, वो लीडरशिप कठपुतलियों की जारी है। 1930 में जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे, उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को अपना नेता चुना जो सबसे ज्यादा शिक्षित, सबसे ज्यादा काबिल और सबसे ज्यादा डेडिकेटेड था, यानी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। और आज कैसे नेता चुने जा रहे हैं, इसी विषय पर मैंने आज का एक कार्यक्रम रखा है। इस पे मैं चाहता हूं कि माननीय रमेश भंगी जी, अब ये पूरा दामोदार मैं आप पे छोड़ता हूं कि आप अपने हिसाब से समाज को गाइड करिए कि क्या जरूरत है राजनीतिक सामाजिक शिक्षा लेने की, क्या जरूरत है डॉक्टर अंबेडकर जी को पढ़ने की, क्या जरूरत है कि मोबाइल फोनों और टीवी से निकलकर मिलने जुलने की, संस्थाएं खड़ी करने की। जब लंदन से लौट कर आए और बंबई में उनका स्वागत किया तो 114 संस्थाएं तो सिर्फ बंबई में थी, जो आज की जनसंख्या के हिसाब से 1,000 होनी चाहिए। इसलिए वो फेडरेशन कहलाया, संघ बना वो। आज संस्थाएं सिर्फ जाति के नाम पर रह गई हैं। पैसा आ रहा है और डॉक्टर अंबेडकर जी को भी नकार दिया जाता है। ऑफिशियल जो ऑफिसर्स हैं या अधिकारी है, उनकी संस्थाएं सिर्फ आरक्षण या फिर उनको नेता बनाने, खुद को नेता स्थापित करने तक सीमित रह गई है। आम लोगों से उनका संवाद नहीं है, गरीब दलितों से भी उनका संवाद नहीं है। ऐसे में समाज किस हाल पे जाएगा, किस हाल पे जा रहा है? अब मैं चाहता हूं कि आप संबोधित करें। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो अधिकारी बन जाते हैं या जो ऑफिस में पहुंच जाते हैं तो समाज से कट के रह जाते हैं। तो एक तो लोग सोचते हैं, एक तो उनका रहन सहन, पहनावा, ये सब चीजें बदल जाती हैं। तो लोग खुद भी उनसे दूरी, अपने आप को थोड़ा नीचा समझते हैं, उनको ऊंचा समझते हैं। वो खुद भी दूरी मेंटेन करना चाहते हैं और मेंटेन कर लेते हैं। उनकी मेंटेलिटी ऐसी है। लेकिन मैंने हमेशा इस बात को ध्यान में रखा कि मैं सरकारी दफ्तर में काम करने के बाद भी अपने आप को इतना सरल मैंने बना के रखा कि अपने पहनावे को भी, ताकि दूसरे लोग मुझे ऐसा ना महसूस करें कि मैं उनसे अलग हूं। और इसका अब मैं एग्जाम्पल आपको बताना चाहूंगा। जब मैं पार्लियामेंट में काम कर रहा था तो मैं इतने सिंपल कपड़े पहन के जाता था, मैं एकदम नहीं लगता था कि, हालांकि हमें जो समझाया जाता है कि इफ यू आर ए डॉक्टर यू शुड बी लुक लाइक ए डॉक्टर, इफ यू आर ए इंजीनियर यू शुड बी लुक लाइक एन इंजीनियर। तो इस तरह से बताते हैं कि इस तरह का आपका पहनावा भी होना चाहिए। लेकिन मैंने अपने आप को अलग ढंग से रखा
ताकि मैं उसी आम लोगों की तरह ही दिखता रहूं। पार्लियामेंट में काम करता था, ट्रांसलेटर के पोस्ट पे था, क्लास 2, अच्छी, बहुत अच्छा पद था वो। लेकिन मैंने अपने आप को इतना सिंपल सरल बना के रखा कि आकाशवाणी का जो बस स्टॉप है, सामने संसद एनेक्सी था, पार्लियामेंट एनेक्सी, वहां से हमारा बस स्टॉप पड़ता था। वहां पे 2 बार मेरी सरलता इतनी, उसको देखते हुए, सिंप्लिसिटी को देखते हुए, जब हम लाइन में लगते तो 2 बार मुझे बस में से उतारा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आदमी इतना इस तरह के ऐसे कपड़े पहने हुए कहीं जेब कतरा तो इस तरह का तो नहीं है। मतलब मैंने अपने आप को इतना सिंपल ढाल के रखा कि ताकि अपने समाज में जाऊं तो अपने जैसा ही, उन्हीं के तरह का लगूं। तो ये भी इस तरह का लगता है। इन्हें दोनों तरफ से दूरी कम करनी पड़ेगी। एक तो जो आम लोग हैं भाई, जो बड़ा अफसर है, तो उसके प्रति अपने आप ही ऐसी धारणा ना बनाए कि वो तो ऊंचा हो गया है, पता नहीं बात करेगा नहीं करेगा। अरे बात करेगा तो कोशिश तो करिए, नहीं करेगा तो नहीं करेगा, कोई बात नहीं। फर्स्ट स्टेप तो उठाना पड़ेगा ना। इसी प्रकार से अधिकारी को भी सोचना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, कई बार अधिकारी भी सोचते हैं, यार अगर मैं इनसे बात करूंगा तो मेरी वैल्यू कम हो जाएगी। तो उनको भी देखना चाहिए कि वैल्यू कम नहीं होती सोसाइटी में। समाज व्यक्ति को बनाता है भाई। देखो जो मोस्टली लोग क्या है, रिटायरमेंट के बाद तब समाज में जाते हैं, और फिर समाज की बात क्या सुननी पड़ती है कि जब नौकरी में थे तब समाज याद नहीं आया, आज समाज याद आया, उनको सुनना पड़ता है। सुनते हैं कई लोग ऐसे, उनके मुंह पे ही बोल देते हैं लोग कि तब तो समाज याद नहीं आया आपको, आप रिटायरमेंट हो गए, आप समाज में इज्जत प्राप्त करना चाहते हो। तो उन्हें भी सोचना चाहिए कि समाज से ही व्यक्ति है भाई। अरे सुनो, आप व्यक्तिगत प्रयासों से एक पद पे पहुंच गए, लेकिन है तो समाज के ही ना। देखिए हमारे समाज को, खासतौर पर हमारे समाज के लोगों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस, हमारे समाज का कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है। उनके बीच में बैठोगे तो उनका कॉन्फिडेंस अप होगा। ये जो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि कुछ लोग आईएएस वगैरह बनते हैं, फिर हम उनको बुलाते हैं, उनका सम्मान करते हैं। क्यों करते हैं? सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि उनको देख के हमारे दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिले। तो जब ये लोग हमारे समाज के बीच में जाएंगे, जो ऑफिसर्स बन चुके, उनकी अपनी व्यक्तिगत प्रयासों से वो वहां पहुंचे हैं, लेकिन उनकी जो छाप है जो समाज में, वो एक बल्ब की तरह से रोशनी देते हैं। तो आप समाज में जाओगे तभी तो आप बल्ब की तरह रोशनी दोगे। आप अगर एक अपने आप को बंद कर लेंगे, कमरे में बंद करेंगे, अपना बल्ब जो है अपने अंदर कमरे में जला के रखोगे, तो रोशनी कहाँ जाएगी? इसलिए जो ऊंचे पदों पे जो लोग पहुंचे हुए हैं, उनका फर्ज बनता है कि बीच बीच में समाज के बीच में जाते रहे, उस समाज के बीच में अलगाव फील ना होने दे। उन्हें ऐसा ना होने दे कि यार ये तो बड़ा अफसर बन गया और अपने आप को बड़ा कुछ समझने लग गया। वो चीज, भावना नहीं आनी चाहिए बीच में। जी। आपने एक बात बोली बीच में, माफ कीजिएगा मैं आपको जी। रोक रहा हूँ, लेकिन दर्शकों को भी हाँ। ये बात समझनी होगी। जैसे सर ने भी बोला कि अपने व्यक्तिगत प्रयासों की वजह से, लेकिन जो ये जो 1930 की 8 अगस्त की मैंने मीटिंग बताई कि सबसे पहला जो अधिवेशन हम्म। हुआ, उससे पहले नौकरियों में कोई भी आरक्षण नहीं था। और उस मीटिंग के अंदर डॉक्टर अंबेडकर जी ने एक ये प्रपोजल रखा, मतलब जो मीटिंग थी, कमेटी थी, उसका एक प्रपोजल था जिसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर जी ने बताया, समझाया कि हमें सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण चाहिए। ये उस मीटिंग से पहले नहीं था। तो सिर्फ ये ना माने कोई कि आज व्यक्तिगत प्रयासों से कोई जा रहा है। अपॉर्चुनिटी, अवसर जो मिल रहे हैं, वो प्रयास करने के अवसर, प्रयास करने के साधन, प्रयास करने का अधिकार। सबसे पहले अधिकार जो नहीं था, शिक्षा का। दूसरा, साधन, शिक्षा नहीं थी। हमें पता है डॉक्टर अंबेडकर जी को भी स्कूल से बाहर भगा दिया था। अगर ब्रिटिश राज नहीं होता तो उनको शिक्षा नहीं मिलती। साधन, तो क्यों मिला साधन? क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर जी ने फिर संवैधानिक रूप से यह सुनिश्चित किया कि यदि भारत एक स्वतंत्र भारत बनता है तो ये चीज। तीसरी बात यह कि उस मीटिंग में डॉक्टर अंबेडकर जी ने यह बात भी कही कि हमें इन मामलों पर, कि अपने अधिकार के मामलों पे, कि हमें शिक्षा मिले, हमें नौकरी मिले, और हमें राजनीति में
जाएं और हमें वोट देने का अधिकार हो, इन बातों को हमें संविधान के अंदर लिखवाना पड़ेगा। उस संविधान में लिखित रूप से, क्योंकि मैं बताया तो उन्होंने ये भी बताया कि उससे पहले एक कमीशन बैठा था, उस कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी, लेकिन उस रिकमेंडेशन का यही असर था, उस कमीशन की जो उसने जो राय दी अपनी, उसका यही असर था, सिर्फ एक सीट थी नॉमिनेशन से। तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा ये तो ऐसे राय देते रहते हैं, अपने आयोग बिठाते रहते हैं, उससे नहीं होगा, हमें लिखित रूप से संविधान के अंदर चाहिए। मैं यहाँ पर एक बात, एक एक रहस्य बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से सब सुनिए। और वो जो लोग कहते हैं ना, तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने नहीं किया, ये तो कांग्रेस की देन है, ये वो, एक बहुत बड़ी साजिश। डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपने इस्तीफे के पत्र में, जब उन्होंने इस्तीफा दिया कानून मंत्री रहते हुए, तो उन्होंने शिकायत करी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का नाम नहीं है लेकिन शेड्यूल ट्राइब को वो रखते थे, और बैकवर्ड क्लासेस यानी ओबीसी, कि कांग्रेस जो इनके अधिकार हैं संविधान में आ गए उसको पूरा नहीं कर रही है। इसके लिए मैंने यूनाइटेड नेशन के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को एक लेटर लिखा है, लेकिन मैं वो लेटर नहीं दे रहा हूं क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये करेंगे। अगर वो लेटर यूनाइटेड नेशन में, संयुक्त राज्य संघ में चला जाता, तो फिर वहां से, वहां पर कांग्रेस को जाके, देश को जाके वो बात माननी पड़ती। और इसकी एक जो रहस्य जे कहिए या एक साजिश कहिए, डॉक्टर अंबेडकर जी का लिखा हुआ लेटर आज तक प्रकाशित नहीं हुआ। तो ये बात लोगों को समझने की है। आपको लग रहा है कि आप नहीं, जो अफसर बन रहे हैं, राष्ट्रपति बन रहे हैं, या मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, अपनी काबिलियत तो बात की बात है, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बाबा साहेब स्थापित करके गए हैं। और ये क्यों स्थापित जब करके गए, तो उसके पीछे वो जो 8 आने, 2 आने, 1 आने देने वाले हमारे पूर्वज थे ना, जो हर जाति के थे, उनकी मेहनत थी। तो पूरे वर्ग के, और उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि कानून तो बन जाएगा लेकिन उसको अंदर से सही से चलाना, हमारे लोगों का ध्यान रखना, ये इन अफसरों की, सरकारी कर्मचारियों की जिम्मेवारी है। तो ये पूरी तरह की वो माइक्रो गवर्नमेंट, सूक्ष्म एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव मतलब जिसको करना है, आपको सिर्फ सरकार चलाने का काम नहीं दिया हुआ, आपको दायित्व, आपको समाज को देखने का दायित्व है। आपका पर्सनल कुछ भी नहीं है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना पर्सनल का, ये एक बहुत नैरो कॉन्सेप्ट है, संकीर्ण कॉन्सेप्ट है। पर्सनल मेहनत कुछ नहीं है। आपको अवसर ही नहीं मिलता तो कहाँ से पर्सनल मेहनत करते? अगर डॉक्टर अंबेडकर बिल्कुल जी नहीं। सुनिश्चित नहीं करवाते संविधान में, तो कहाँ से पर्सनल मेहनत करते? जी सर। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि मैं जोड़ना चाहूंगा अपनी बात में वही कि अवसर, अवसर के बिना योग्यता शून्य है। योग्यता है, आपकी अपनी योग्यता तो है, लेकिन वो अगर अवसर ही नहीं मिलेगा तब वो शून्य हो जाएगी। तो आरक्षण की वजह से हमें अवसर मिले हैं, तब योग्यता दिखाने का अवसर मिला है। तो योग्यता नहीं तो आप कहाँ ले जाएंगे योग्यता? अभी अभी क्या है, बहुत सारे लोग आज के समय में जो, जिन्हें हम बेरोजगार कह रहे हैं, कितने योग्य योग्य लोग हैं, लेकिन उन्हें अवसर नहीं मिल रहा है। तो हमें जो जो अवसर मिला है उसकी वजह से वो योग्य होके वहां पहुंचे हैं, तो उनका फर्ज बनता है कि भाई समाज में जाएं और उनके प्रति जो है, देखिए क्या बोला मेरे ख्याल से शायद बाबा साहब का ही था कि जब कोई जिलाधिकारी या कोई बड़ा अफसर बनेगा और अपने गांव में निकलेगा, कॉलोनी में निकलेगा, तो उसके देखने से ही लोगों को प्रेरणा मिलेगी। लेकिन अगर आप निकलेंगे ही नहीं, समाज में जाएंगे ही नहीं, तो उन्हें प्रेरणा कैसे मिलेगी? आपका होना ही उनके लिए प्रेरणा का स्रोत है। अभी जैसे मैंने बता रहा था कि हम लोग इनको बुलाते हैं, जो बड़े बड़े अफसर बन जाते हैं। अभी वाल्मीकि समाज के लोग कह रहे हैं कि पलवल से कोई लड़की बनी है, तो उसको कह रहे हैं कि भाई उनका स्वागत करेंगे। तो इसलिए करते हैं ताकि समाज के लोग छोटे बच्चों को लेके जाते हैं कि ताकि वो भी बच्चे उनसे प्रेरणा लेके आगे बढ़े। तो ये जो है बनता है
समाज के बीच में, समाज के बीच में रहें, करें। और अभी भी मेरे पास अभी फोन आया था थोड़ी देर पहले, वो अपने बच्चों के लिए कुछ एजुकेशन आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसे गाइडेंस की बहुत जरूरत है समाज में। मैं खुद अपनी बात बता रहा हूँ। हमने बीए कर लिया, एमए सोशियोलॉजी भी मेरा हो गया था। हमें यही नहीं पता था कि हमें करना क्या है, तो उसका क्या यूज करेंगे। कंडक्टर बनने के बाद धीरे धीरे पता चला कि भाई हम जो हमने एमए हिंदी माध्यम से जो हमने किया है, उससे ट्रांसलेटर बना जा सकता है। जबकि मैं बहुत पहले इसके लिए मैंने बहुत 89 90 में जाके टेस्ट पास किया। जबकि मैं, अगर मुझे ज्यादा पता पहले से ही पता होता कि हिंदी माध्यम से मैंने एमए किया हुआ है और मैं ट्रांसलेटर बन सकता हूँ, ट्रांसलेटर के लिए एप्लीकेबल हो गया, तो मैं पहले भी भर्ती हो सकता था। लेकिन मुझे पता ही नहीं था। तो ये गाइडेंस होना बहुत जरूरी है। और ये जो जानकार लोग हैं, उन्हें जरूर समाज में जाना चाहिए। अच्छा सर, जी। यहाँ पे मैं आपसे दो सवाल पूछना चाहूंगा कि हाँ हाँ डॉक्टर अंबेडकर जी के समय डॉक्टर हाँ। अंबेडकर जी के समय सारी जितनी भी जातियां थी ये एक हो गई थी। उस समाज का मतलब एक समाज हो गया था। बेशक राजनीतिक रूप से तो एक हो ही गई थी, कम से कम आंतरिक भेदभाव तो समाज के अंदर जो एक जाति होती है उसके अंदर भी जाति के समस्त लोगों के भी होते हैं। अमीरी गरीबी, शिक्षा का स्तर, वो तो हर अंदर भी होता है। लेकिन कहते हैं ना, जैसे इकोनॉमिक्स के दो हिस्से होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है जो कि एक देश में एक व्यक्ति जो धंधा करता है उसका जो अर्थशास्त्र होता है, कि वो धंधा करता है, जीएसटी भरता है। ये तो ऐसे हो गए जैसे भाई हम आपस में शादी ब्याह करें ना करें, क्या है वो एक अलग बात है। लेकिन एक चीज होती है कि मैक्रो इकोनॉमिक, कि सरकार देखती है कि भैया पूरे देश का क्या हो रहा है। तो जाति का जो जो मैक्रो लेवल है, कि सब जातियां मिलकर जो काम करती है, ये डॉक्टर अंबेडकर जी के समय था। अब ये टूट रहा है। समाज का मतलब हो गया है मेरी जाति। दूसरी बात ये, समाज जैसे आपने बताया कई अफसरों के पीछे भागते हैं, कुछ अफसरों के को सलामी देना तो उनकी आदत बन जाती है, सरकारी नौकरी में उनसे निचले पदों पे होते हैं। उनके लिए हो सकता है कि वो एक आका हो। लेकिन बात यह है कि समाज को बजाय इसके, जिसे हम समाज कह रहे हैं, लोग आम लोगों को, बजाय इसके कि उनके पीछे भागने का, कि जिनके आगे नतमस्तक होके आदत है, उन लोगों को नहीं खोजना चाहिए जो वाकई में कुछ कर रहे हैं। उनको उठा के नेता नहीं बनाना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर जी किसी पोस्ट पे नहीं थे। डॉक्टर अंबेडकर जी कोई बड़े परिवार के भी नहीं थे, कोई अमीर भी नहीं थे। उनकी शिक्षा थी और एक बड़ा छोटा सा दल हुआ करता था जो कार्य करता था। डॉक्टर अंबेडकर जी, बहुत से लोग गलत बोलते हैं कि वो बड़े परिवार से थे, ऐसा कुछ नहीं था। डॉक्टर अंबेडकर जी को जो स्कॉलरशिप मिलती थी, वो स्कॉलरशिप में से उन्होंने पैसा बचाया हुआ था। और वो ठीक से पूरा भोजन भी नहीं करते थे, और स्कॉलरशिप थोड़ी अच्छी थी, लेकिन स्कॉलरशिप में से पैसा बचा के उन्होंने अपने प्रयास पे अखबार शुरू किया। तो मेरा मतलब ये है कि लोग बजाय इसके कि ये सोचने की कि ये बड़े अफसर हैं और यही कुछ कर देंगे, और वो कुछ करते नहीं है। देखिए, आप अफसर रहे होंगे, लेकिन जो पब्लिक से बातचीत होना हो, वो एक नया एक लेवल होता है। उसमें आपको हर एक को सुनना, समाज के ऊंचे स्तर के और नीचे स्तर के व्यक्ति को। मेरे फोन के अंदर 60,000 नंबर है शेड्यूल कास्ट के, जो लोग मिशन से जुड़े हुए हैं। कौन सा अफसर होगा जिसके आज फोन में 60,000 नंबर होंगे? एक भी नहीं होगा। ये जो लोगों का जुड़ाव है ना, लोगों को ये भी तो समझना चाहिए ना। इन दोनों बातों पे क्या राय है आपकी? नहीं, देखिए, जुड़ाव जो है, जुड़ाव की भावना कैसे पैदा होगी, वो उसका अध्ययन भी तो होना चाहिए ना। अभी क्या है, जो ऑफिसर बनने का जो ट्रेंड है, वो है एग्जाम पास करके नौकरी प्राप्त करना। स्टडी तो उसमें है नहीं ना भाई। सामाजिक अध्ययन भी नहीं है। एग्जाम पास किया और टू द पॉइंट, एक क्या है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई है। सामाजिक अध्ययन तो इसमें है नहीं कि समाज के प्रति किस तरह का लगाव है। हालांकि जो टेक्स्ट क्या क्या सिलेबस है, सिलेबस तो बहुत डिटेल्ड होता है। अगर उस सिलेबस को डिटेल में पढ़ लिया जाए तो आंखें खुल जाएंगी व्यक्ति की।
अच्छा से दिमागदार बन सकता है, लेकिन वो उतना पढ़ते नहीं है। अभी मुझे लग रहा है कि एग्जाम क्रैक करने का, इनको टू क्रैक एग्जामिनेशन, तो ऐसी टेक्निक आ गई है कि एग्जाम को क्रैक कैसे करना है, बस। तो एग्जाम को क्रैक करना है यानी एग्जाम पास करना है। उसके बाद इंटरव्यूज के लिए भी बहुत सारे तरीके आ गए। इंटरव्यू में तो हालांकि अब उसके बारे में तो बात करना क्या कहें उसके बारे में तो, लेकिन एग्जाम जो है ना, उसमें ज्ञान का कोई जगह ही नहीं बची एग्जाम पास करने के लिए। तो जब गहर गहन अध्ययन नहीं होगा बंदे का, तो उसमें समझ विकसित नहीं होगी। बस एग्जाम पास करना है, और आगे बात उसके बाद ट्रेनिंग होगी, उस वहीं रह जाएगा। तो सामाजिक सोच का दायरा बहुत छोटा है। मैंने अनुवादक रहने के दौरान हमने जो लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट, क्या, जहाँ ट्रेनिंग होती है ना आईएएस वगैरह की, उसका स्टडी मटेरियल हमने अनुवाद किया। तो उस स्टडी मटेरियल को पढ़ने के अनुवाद करने के दौरान हमें पता चला कि उसके अध्ययन में भाई बिटवीन अर्थ एंड स्काई हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। बड़ा अच्छा अध्ययन मतलब अध्ययन सामग्री उसकी इतनी विस्तृत है कि व्यक्ति की ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि इतना गहन अध्ययन जो ट्रेनिंग के दौरान उन्हें कराया जाता है, तो आखिर ये इतनी सीमित सोच वाले कैसे बन जाते हैं। ब्यूरोक्रेट्स के बारे में बता रहा हूँ कि इतनी विस्तृत सामग्री पढ़ने के बाद उनकी सोच इतनी छोटी कैसे बन जाती है। हम्म, जी। यहाँ पे जो आप सामग्री की बात कर रहे हैं, लेकिन इसको भी समझने की बात है। हाँ। अब वो जो सामग्री होती है हाँ। उसमें ये लोग तो अपने विषय को पढ़ के आते हैं, मेडिकल साइंस पढ़ लिया, इंजीनियरिंग पढ़ लिया। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को किताबें सेल करी है, रिटायर हो गए, रिटायरमेंट तक उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर जी को नहीं पढ़ा। क्या उनका उनको कभी भी अपना ये दायित्व पूरा नहीं करते कि हमने डॉक्टर अम्बेडकर जी को पढ़ लें, वो आईएएस तक की एग्जाम की तैयारी कर लेते हैं, लेकिन उनको नहीं पढ़ते। तो जो क्या राजनीति है उनकी, क्या उनको समझ ही नहीं होती कुछ। उनको आप बना भी दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा उससे, उनको समझ ही नहीं है ना। हाँ, वो गाइड आपको अच्छा कर देंगे, उनकी हो सकता है इंग्लिश अच्छी हो, वो आपको कानूनी रूप से गाइड कर दें। बात वही तो बता रहा हूँ कि लेकिन ये एग्जाम क्रैक करने वाली पढ़ाई है। बस कि एग्जाम क्रैक करना है, एग्जाम सेंटर्ड है, एग्जाम ओरिएंटेड है। तो भाई उसमें वो चीज आती ही नहीं है, ये बाकी उसे खाली पढ़ने की जरूरत ही नहीं कोचिंग समझते। हो और स्मार्टनेस, स्मार्टनेस है बस। कि भैया आना क्या है वह बस। कर लो और पास हो जाओगे। दूसरा सर जो मैंने आपसे बस बस सवाल किया, पास हो जाओ। दूसरा मैंने हम्म। आपसे सवाल किया था कि आज समाज हाँ। का मतलब बाबा साहब जी के समय वो सब लोग थे, अलग अलग जातियों के, जो मैंने समझाया, और हम्म। आज का समाज क्या हो गया है, एक जाति। इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, उस समय जो है ना, एक तो ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश राज था और उसके बाद आजादी के बाद भी कुछ दिन तक, 10-15 साल तक जो है ना, उसी हवा में जीते रहे। वही ब्रिटिश वाली हवा वही थी। तो उसमें डबल प्रेशर था। एक तो अंग्रेजों से मुक्ति पाने का, कि हम आजाद हो जाएं। दूसरा कुछ करने का। तो वो जो बेचैनी थी, सबके अंदर बेचैनी थी, तो उन्हें पता था कि हम जुड़ के एक साथ चल के ही कुछ कर पाएंगे। अभी क्या है, वक्त ज्यादा गुजर गया। आजादी के बाद पैदा होने वालों को ये पता नहीं है, मतलब कम से कम 80 के बाद वालों को, हालांकि 70 के बाद वालों को ही पता नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ये तो पक्का है कि जो 70-75 के बाद जो पैदा हुए हैं, उन्हें प्रेशर उनके अंदर नहीं है। मतलब वो जो चीज है ना, जो एकता की भावना पैदा करने वाली थी, कुछ वो जज्बा था कुछ करने का, वो गायब है। अब क्या कहते हैं उसे, व्यक्तिगत हो गया है। एक इंडिविजुअल भी व्यक्तिगत है, और जातियां भी इंडिविजुअल हो गई हैं। सभी जातियां हो गई हैं, तो इसलिए एकता की भावना पनप नहीं रही है। बाबा साहब ने तो सबको
एक वर्ग बनाया एससी में, जो कितनी आपने 1200-1300 जातियां बताई थी ना, तो ये सब इंडिविजुअल जातियां है, और वो अपने आप को इंडिविजुअल रखते हुए ही प्रोग्रेस करना चाहती है। वो समूह, बाबा साहब ने तो समूह बना दिया कि समूह होगा तो एक अच्छा प्रेशर बनेगा। प्रेशर ग्रुप भी बन सकता है, और उनके अंदर एकता की भावना पैदा होगी। तो वो चीज नहीं रह गई है। अब एक व्यक्ति तो इंडिविजुअल है ही, वो जाति भी इंडिविजुअल हो गई है। उसे दूसरी जाति से कुछ लेना देना नहीं है। मेरी जाति, जैसे कि हालांकि मैं रमेश बंगी लिखता हूँ, लेकिन ये ये मैं जाति के गौरवान्वित का वो नहीं है इसमें, कि अपनी जाति के वो उसके लिए ये मैं इसलिए करता हूँ कि भाई, असल में कुछ लोग सोच सकते हैं ना कि खुद तो जाति के नाम लगाया हुआ है और अभी इस तरह की बात कर रहे हैं। तो मैं ये यहाँ थोड़ा सा डिटेल ये बता दूं कि मैं ये इसलिए लगाता हूँ कि ताकि मैं ये कह सकूं कि भाई, हम भी इतने पढ़े लिखे लोग हैं और हमारे लोग हमें पहचान लें। मैं जाति पे गर्व नहीं करता, लेकिन ताकि मेरे लोग मुझे पहचान ले। मेरा नाम रमेश चंद्र गहलोत है ना, तो वो उससे एमबीगी रहती है। आपने इतनी शिक्षा करी, शिक्षा ली, आप इस स्तर पे हाँ, पहुंचे, और इतना स्तर पे पहुंचने हाँ। के बाद आपने एक ऐसे नाम को अपने नाम के साथ जोड़ा जिस नाम से लोग दूर भागना चाहते हैं, और उसी नाम को सम्मानित बनाया। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आज तक वाल्मीकि जाति की इतनी सारी संस्थाओं में से किसी एक संस्था ने बोला कि आप आओ और आके हमारे अध्यक्ष बनो? किसी ने नहीं, अभी किसी ने ऐसा नहीं कहा अभी। मैं आप पे लांछन नहीं लगाना लोग, चाहता, मैं हाँ, जाति नहीं मानता, मेरी जाति में भी किसी ने नहीं कहा आज तक। नहीं, मेरी मैं तो यही कहना, कई मैंने बार तो होती। यही नहीं, बात होती नहीं है कभी किसी, ये जो जाति के, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, ये बात इसलिए कह रहा हूँ, ये बात सब लोगों को समझने की जरूरत है कि जो जातिगत संस्थाएं बन रही है ना, ये जातिगत संस्थाएं नहीं है, ये कुछ स्वार्थी लोग हैं, वो संस्थाएं बनाते हैं, और उनको जाति के कल्याण से कोई मतलब नहीं होता, जाति के कल्याण से भी मतलब नहीं राइट। होता। अगर उनको मतलब बिल्कुल होता सही बात है आपकी। तो वो एक काबिल व्यक्ति को अपना अध्यक्ष बनाते हैं, लेकिन आप उनके अध्यक्ष देखिए कैसे कैसे हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, जैसे मैंने शुरू में कहा कि उस समय सब जातियों ने मिलके डॉक्टर अंबेडकर जी को चुना, और उनकी डिग्रियां उस समय देखिए, उनकी काबिलियत देखिए, उनकी एजुकेशन देखिए, और आज जो चुनाव हो रहा है, वो कैसे लोगों का चुनाव हो रहा है। हम बहुत निम्न स्तर पर जाते जा रहे हैं। ये बात को समझने की जरूरत है। यदि सही व्यक्ति नहीं नेतृत्व करेंगे तो नेतृत्व कभी सही नहीं होगा। अगर ठगने वाले लोग नेतृत्व करेंगे, मूर्ख बनाने वाले लोग नेतृत्व करेंगे, तो सब जातियों को मिलकर नेतृत्व करने की बात तो दूर है, उसी जाति के अंदर मैं एक व्यक्ति के बारे में बताता हूँ। वो एक हम दोनों से अलग तीसरी जाति के हैं, खटीक जाति के हैं। वो नेता है। उन्होंने मुझसे कहा, निखिल मुझे ले चलो कहीं पर जहां पर रहते हो, दिल्ली में। मैंने कहा, सर हंस रहे हैं, सर समझ गए। मैं उनको ले गया उन्हीं की जाति के लोगों के बीच में, गरीब लोग। वो जनाब वहां भाषण देने लगे। भाषण क्या, बेसिकली रिकॉर्डिंग मैं उनका शूट कर रहा था। 10 मिनट भी वो वहां नहीं बोले। कुछ लोग उनसे आके सवाल करने लगे, उन्हीं की जाति के गरीब लोग। वो ऐसे तिलमिला गए उन गरीबों के बीच में, और मुझे बोले, कहाँ कहाँ ले आए हो मुझे, चलो चलो यहाँ से चलना है। और वो व्यक्ति उस जाति के जो संस्थाएं बनी हुई है उसकी आके अध्यक्षता करते हैं। तो ऐसे दोगले, 2 नंबरी, धोखेबाज लोगों से सतर्क रहना है। ये नहीं है कि वो मेरी जाति का उठ के असल आ में गया।
और अगर जातिगत तौर पे भी करना है तो उसमें भी कम से कम अपने अध्यक्ष पद पे एक अच्छे शिक्षित व्यक्ति को लेके आना बहुत आवश्यक है। वही तो सही कमांड दे पाएगा, वही तो सही चीजें सोच पाएगा। असल में ये अफसोस की बात है कि समाज का ना रुख इस तरह का है कि वो पढ़े लिखे व्यक्ति को चुनाव करने के बजाय ना, उसको प्रेफरेंस देने के बजाय वो एक कुछ जैसे लीडरशिप के होते हैं, जैसे करिश्मेटिक लीडरशिप होती है, कुछ 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 का नाम होता है लीडरशिप की ना, 5-6 क्वालिटी होती है, मुझे उनमें से एक का चुनाव करते हैं वो लोग। अब ये समय से मेरे को लगता है अब ना सर बहुत हो गया, ये जाति के हिसाब से करना कोई फायदे की चीज नहीं हो रही इससे निकल के। मैं बता दूं एक बात और डॉक्टर अंबेडकर जी ने लिखी थी। उन्होंने एक और बात लिखी थी, सिर्फ ये बात नहीं है कि हमें अपनी जाति से निकलना है, उन्होंने एक बात और लिखी थी कि प्रांतवाद से भी निकलना है। और वो इसलिए निकलना है क्योंकि प्रांतों से ज्यादा शक्ति, यानी राज्यों से ज्यादा शक्ति केंद्र में होती है, और आपको केंद्र की सत्ता में आना है। अगर हमारे लक्ष्य ये रह गए, केंद्र की सत्ता नहीं है, सिर्फ प्रांतवाद रह गया, और अब तो प्रांतवाद से जातिवाद, परिवारवाद और स्वार्थवाद यदि रह गया, तो हम कैसे केंद्र में आके सत्ता बदलेंगे। 350 करोड़ रुपए का बजट था पहला बजट भारत का, आजाद भारत का, जिसमें से 160 करोड़ रुपया फौज के अंदर खर्चा किया था, लोगों पे खर्चा नहीं किया। पहले दो बजट में इतना ही रहा, आधे बजट से ज्यादा फौज पे खर्चा कर दिया, जबकि देश गरीब था, देश भूखों मर रहा था। उससे पहले के 100 साल में 4 करोड़ लोग भूख से मर गए थे। तो ये सब बदलने के लिए केंद्र में आना पड़ेगा, केंद्र में आने के लिए एक होना पड़ेगा। ये बात लोगों को समझ नहीं आ रही। क्या कहते हैं सर? नहीं, बिल्कुल हम तो ये कह रहे हैं कि हम जात से ऊपर उठ के बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और मेरी सोच भी यही है कि हम तो देश की बात करेंगे, प्रांत की बात करेंगे ना, जाति की बात करेंगे। भारत की बात करनी चाहिए, भारत के बारे में सोचना है भाई, पूरा देश के बारे में बात करनी चाहिए। और देश के जब भी कोई बात करे तो देश को ही ध्यान में रख के करनी चाहिए। ये देखिए, जब एक चीज पे रखेंगे ना उंगली, तो आपकी सुई की नोक वहीं पे रखी जाएगी, एक केंद्रित हो जाएगी एक छोटी सी जगह पे। आप पूरे पूरे देश की बात करिए ना, पूरे देश देश का आपका विजन बड़ा होना चाहिए। और किसी भी बात को, जब भी बात हो, तो अपनी जाति तक सीमित न रखें कि भाई मैं अपनी जात के लिए ये करूंगा, अपने जिले के लिए करूंगा, अपने प्रांत के लिए करूंगा। देश के बारे में बात करनी चाहिए। और इसके लिए ये भी नहीं है, हम कह रहे हैं कि जाति की बात ही मत करो ना, जी सर। देश की बात करो, देश में सब समाहित है। जी सर, इस समय देश में जब बिल्कुल देश सर, की बात देश की करें तो बात। देश पूरे। जी सर, देश की बात करनी है, समय कम है। तो ये थे मेरे साथ माननीय रमेश जी भंगी जी, और मैं निखिल जी सबलानिया। जो भी लोग चाहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जी की किताबें पढ़ना, वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। 8527533051, 8851188170। हमारी वेबसाइट भी है nspmart.com। तो ये थे हम मेरे साथ माननीय रमेश भंगी जी। आप सभी का धन्यवाद देखने के लिए, और सर आपका भी धन्यवाद आने के लिए। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।